आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि प्लास्टिक्स बैन हो गए, अब दुकानदार लोग प्लास्टिक्स नहीं ले सकते, आपको शॉप पे प्लास्टिक पॉलीथीन नहीं ले जा सकते आप। क्यों ऐसा होता है भाई? क्या है इन प्लास्टिक्स में, ऐसी क्या बुराई है? इनमें एक बुराई है कि ये डिग्रेड ही नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, लेते हैं और इसको लैंडफिल्स में डंप कर देते हैं या समुद्र में डंप कर देते हैं। तो बेसिकली हम ऐसी चीज डालते जा रहे हैं अर्थ के ऊपर जो कि डिग्रेड ही नहीं होगी। डिग्रेड ही नहीं होगी तो सॉइल वगैरह में जाके इतना गंदा पॉल्यूशन मचाते हैं ये पॉलीथीन वगैरह कि अब जो है ये हमको समझ में आने लगा है कि अब हम और पॉलीथीन और प्लास्टिक्स को यूज नहीं कर सकते। और यूज ना करने की वजह क्या है कि ये डिग्रेड नहीं हो पाते बायोलॉजिकली। जो एजेंट्स होते हैं ना जो हमारे सॉइल में और अंदर अर्थ में बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं जो हर चीज को डिग्रेड कर देते हैं, वो हमारे पॉलीथीन और प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर पाते। तो पूरा का पूरा ऐसे मास जमा हो जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों का और उससे भयंकर लेवल पे पॉल्यूशन होता है। भयंकर लेवल पे पॉल्यूशन होता है तो इसका रास्ता क्या है? आप कुछ ऐसा बनाओ यार जो बायोडिग्रेड हो जाए। तो अब जो है बहुत रिसर्च चल रही है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के ऊपर, जिनकी प्रॉपर्टीज तो एकदम जो अभी तक हमको पॉलीमर्स पता है उनके जैसी हो, पर जो बायोडिग्रेड भी हो जाए, जिनका डिग्रेडेशन भी हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, एकदम नया एरिया ऑफ रिसर्च है, ये बहुत तगड़ी रिसर्च चल रही है इस पे। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स का लार्जेस्ट यूज जो होता है वो प्लास्टिक की तरह से होता है और जो उसका मेजर पोर्शन है वो थ्रो अवे कंटेनर्स और बॉटल्स की तरह से होता है, पैकिंग मटेरियल की तरह होता है। और ये जो है बायोडिग्रेड नहीं हो पाता। प्लास्टिक क्योंकि डिसइंटीग्रेट नहीं होते खुद से तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 500 साल करीब लगते हैं इनको डिग्रेड होने में। तब तक तो हम इतना मास इकट्ठा कर चुके होंगे प्लास्टिक का कि खत्म हो जाएगी अर्थ। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के कारण है एडिशन पॉलीमर्स के, जो कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के प्रति इनर्ट होते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन करवाते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड उससे टूटता नहीं है, तो ये डिग्रेड नहीं होते। अगर हम एकदम केमिकल सेंस में यहां पे बात करें तो फिर अब इसका क्या किया जाए? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। सो दीज पॉलीमर्स क्रिएट पॉल्यूशन प्रॉब्लम, बहुत तगड़ा पॉल्यूशन ये फैलाते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो होते हैं वो वैसे पॉलीमर्स हैं जो स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन से यूजिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। ये सारे जो हैं जो भी कैटालाइज रिएक्शन करवाते हैं वो इन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे इफेक्ट डालते हैं और उसको छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो अब पॉल्यूशन नहीं फैलेगा या कम फैलेगा पहले के मुकाबले। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में बॉन्ड जो कि ब्रोकन हो सकते हैं एंजाइम के द्वारा, वो हम पॉलीमर्स में इंसर्ट करते हैं ताकि एक लंबी 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 चेन के बजाय छोटे 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 उसमें ब्रेक हो जाए और फिर फर्दर ब्रेक होना क्या होता है, ईजियर हो जाता है। तो हमने केमिस्ट्री वाला दिमाग लगाया। देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो टूट नहीं रहे थे, तो आप क्या करो कि ऐसे बॉन्ड लगा दो जो टूट जाए। बहुत सिंपल सी बात है। देयरफॉर जब उनको बरी करते हैं एज अ वेस्ट तो एंजाइम जो ग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं वो पॉलीमर को डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, एक मेथड तो क्या है कि आप हाइड्रोलाइजेबल एस्टर ग्रुप को डाल दो पॉलीमर में। हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन अर्थ में बहुत कॉमनली हो जाएगा, पानी तो प्रेजेंट है ही, तो जो बीच में एस्टर लिंकेज है वो टूट जाएंगे और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी पॉलीमरिक चेन्स छोटी सी चेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर उनका फर्दर ब्रेकडाउन होना क्या होता है, इजी हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये हमारा जुगाड़ है, हम एस्टर लिंकेजेस डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम एसिटल को ऐड करते हैं ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, एस्टर ग्रुप जो है वो इंसर्ट हो जाता है पॉलीमेरिक चेन में। जैसे आप मान लो इसका पॉलीमराइजेशन करा रहे हो और आप उसमें ये एसिटल ग्रुप आपने उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, या ये तो है ना, एसिटल या कीटल कुछ भी आप ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब कराओगे तो यहां पे ये जो है अपना एक एस्टर लिंकेज आ गया। ठीक है, एस्टर लिंकेज आ गया और आपको एस्टर का हाइड्रोलिसिस तो पता ही है, एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां से जो है ये पॉलीमरिक चेन ब्रेक हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। इसलिए ये कैसा प्लास्टिक बन गया या कैसा पॉलीमर बन गया, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ये बन गया। एस्टर लिंकेज अटैच्ड बाय एंजाइम। किससे अटैच है ये, एंजाइम से अटैच्ड है। ठीक है, एलिफेटिक पॉलिएस्टर्स इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, है ना। तो उसमें जो हम कुछ एक इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। पहला तो है PHBV, शॉर्ट फॉर पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट CO, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, PHBV। कैसा होता है ये, कैसे बनता है देखते हैं। कोपॉलीमर होता है ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का, जिसमें कि मोनोमर यूनिट को जो है हम एस्टर लिंकेजेस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो आपने ये कंपाउंड लिया प्लस आपने ये कंपाउंड लिया, आपने इसको पॉलीमराइज कराया तो यहां पे ये अपना एस्टर लिंकेज आ गया। एस्टर लिंकेज अगर यहां पे आ गया तो अब ये हाइड्रोलिसिस पे ब्रेक हो जाएगा और ये कौन सा पॉलीमर बन गया है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बन गया है। एस्टर लिंकेज इंसर्ट करो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाओ, जहां पे RCH3, C2H5 कुछ भी हो सकता है। चले आगे, चलो। The properties of PHBV vary according to the ratio of both the acids। आप क्या रेशियो लेते हो दोनों एसिड का, उससे क्या पॉलीमर बनता है, इस पे प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड वो स्टिफनेस प्रोवाइड करता है और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड फ्लेक्सिबिलिटी इंपार्ट करता है। तो अब आपको अगर ज्यादा स्टिफनेस चाहिए तो फिर ब्यूटेनोइक एसिड वाला पार्ट ज्यादा यूज करो, आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो फिर आप पेंटेनोइक एसिड वाला पार्ट ज्यादा यूज करो। सिंपल फंडा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी कि आपने किसका कितना रेशियो लिया है। समझ आई बात? ठीक है, ये स्पेशलिटी पैकेजिंग में यूज होता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूज होता है और कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज में भी हम इसको यूज करते हैं। यहां पे होगा रिलीज। ठीक है, स्पेशलिटी पैकेजिंग में यूज हुआ, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूज हुआ और कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज में यूज हुआ। कैसे ड्रग रिलीज में कैसे यूज हुआ ये देखते हैं। जब आप एक ड्रग को एक कैप्सूल में पुट करते हो, कैप्सूल्स खाते हैं हम जब बीमारी हो जाती है दवाई वाली, पीएचबीवी के कैप्सूल बनाते हैं, तो ये रिलीज होगा कब, जब पॉलीमर डिग्रेड होगा। डिग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। तो अब अगर आप कंट्रोल्ड एक्शन चाहते हो, ठीक है, और इसमें एक खास बात और बताता हूं कि बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को अटैक करना है और बाकी पार्ट पे उसका इफेक्ट ना हो, ऐसा कुछ करना है, तो भी हम ऐसी कुछ ट्रिक अपना सकते हैं। तो यहां से हमको एक इंसाइट मिलती है कि मान लो अगर किसी को गलती से, भगवान अगर ऐसा हो, कैंसर हो गया, तो अभी क्या होता है कि अभी जब हम थेरेपी करते हैं तो फिर पूरी जगह बॉडी पे उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, बाल उड़ जाते हैं और बहुत ही तकलीफ भरा वो प्रोसेस होता है, कीमोथेरेपी हम जिसको बोलते हैं। अब अगर हम कुछ ऐसा स्पेसिफिक कर पाए कि अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का कैंसर हो गया बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में, सिर्फ उसी हिस्से में वहां पे इफेक्ट हो कीमोथेरेपी का और पूरी बॉडी में ना हो, तो जो पेशेंट्स हैं, जो जिस तकलीफ से वो गुजरते हैं, वो तकलीफ हम दूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। इतने सारे जो पेशेंट्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं, उनको इतने ट्रॉमा से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ टेक्निक अगर आप अपना के कर सको, इस पे फर्दर रिसर्च कर सको, तो बहुत ही शानदार काम होगा। ठीक है ना। पीएचपीवी वो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाएगा एनवायरमेंट में, इसलिए तो वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है भाई, दूसरा तरीका हो गया पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड। ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, कमर्शियली सक्सेसफुल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जैसे कि सशर्स। आपने देखा है कि आजकल जब मान लो अगर आप कहीं गिर पड़ गए और आपके थोड़े बहुत टांके लग रहे हैं, तो थोड़े टाइम में वो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले तो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के स्टिचेस लगाते थे जिनको मैनुअली खोलना पड़ता था। अब तो ये खुद ही बायोडिग्रेड हो जाते हैं, हमारी बॉडी खुद ही एंजाइम कैटालिसिस के थ्रू इनको बायोडिग्रेड कर लेती है। तो जो खोलने वाला प्रोसेस है ना, वो बहुत वापस से दर्द वाला प्रोसेस होता था स्टिचेस खोलने का, अब वो नहीं होता। हम बायोडिग्रेडेबल सचर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितनी शानदार एप्लीकेशन है। हर बच्चा कभी ना कभी ऑलमोस्ट गिरता ही है, जो नहीं गिरता उसकी बढ़िया किस्मत, पर टांके लगना वो नॉर्मल सी बातें लग जाते हैं, है ना। तो ये आपको टांके लगे हुए दिख रहे हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होंगे, तो ये अपने आप थोड़े टाइम में डिग्रेड हो जाएंगे और हमको फिर मैनुअली खींच के निकालना नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो डेक्स्ट्रॉन जो है वो पहला बायो एडजॉर्बेबल सचर बनाया गया था फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर्स फॉर पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस, है ना। समझ में आई बात? तो स्टिचेस में बायोडिग्रेड करके दर्द से बचाने के लिए और दूसरी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए बहुत ही तगड़ा शानदार इन्वेंशन था डेक्स्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये तो किसकी बात हुई? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास की। भाई हम मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन कैसे करेंगे? ये आपने कभी सोचा? इतने हम तो बोले लंबी लंबी चेंज है, तो अगर मान लो कोई पॉलीमर हमको मिल गया और हमको उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम पता कैसे करेंगे? वो सारी चीजें अभी देखते हैं। नॉर्मली पॉलीमर जो है चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स एंड देयरफॉर उसका मॉलिक्यूलर मास को हम हमेशा एवरेज की तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एब्सोल्यूट की तरह से वो एक्सप्रेस जो है नहीं होगा। ठीक है, हम कैसे करते हैं? एवरेज की तरह से एक्सप्रेस करते हैं। समझ में ये बात? इन कॉन्ट्रास्ट नेचुरल पॉलीमर्स जैसे कि प्रोटीन कंटेन करता है चेन को आइडेंटिकल लेंथ, और इसलिए उसका हम डेफिनेट मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं।
तो आपके पास कौन सा वाला पॉलीमर है भाई, उसका डेफिनेट स्ट्रक्चर है, चेन लेंथ उसकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो आप एकदम परफेक्ट वाला मॉलिक्यूलर मास निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक डेफिनेट मॉलिक्यूलर मास निकालो। पर अब अगर आप कोई ऐसा पॉलीमर बना रहे हो जिसकी चेन्स ही वेरी कर रही हैं, तो फिर आपको उसके लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जैसा पॉलीमर उसके लिए वैसा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर इज एक्सप्रेस्ड एज, अब इसके कुछ तरीके होते हैं करने के, दो तरीके होते हैं, या तो आप उसमें नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। इसमें क्या होता है, इसके डेफिनेशन में होता है सिग्मा Ni इंटू Mi अपॉन सिग्मा Ni, जहां पे Ni और Mi क्या है, Ni तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास Mi, तो ये तो क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Mi क्या है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये है मॉलिक्यूलर मास। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, अगर सबके सब अगर आइडेंटिकल हैं, सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, अगर सबके सब आइडेंटिकल है तो फिर मतलब आपका यूनिफॉर्म है, तो फिर तो 1000 इंटू उसका मास m अपॉन 1000, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, m के बराबर ही उसका एवरेज मास आ गया। पर अब अगर मान लो आपके पास अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास भी अलग अलग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 हैं जिनका अलग है, तो ए है एक, तो आपके पास उसका मॉलिक्यूलर मास Ma हो जाएगा प्लस B इंटू एम बी एंड सो ऑन अपॉन A प्लस B प्लस समथिंग समथिंग। तो ये तो क्या हुआ नंबर मॉलिक्यूलर एवरेज, मतलब नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हुआ, जहां पे Ni तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Mi है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दूसरा तरीका हुआ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। इसमें डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है, सिग्मा Ni Mi स्क्वायर अपॉन सिग्मा Ni इंटू Mi। आप यूनिट देखोगे तो मास का यूनिट है, उसकी टेंशन हमको नहीं लेनी है। Ni और Mi यहाँ पे वो ही है जो वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास थे। तो बेसिकली जब हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वहां पे हम नंबर्स का यूज करते हैं कि पॉलीमर में कितने यूनिट्स हैं, और जब हम निकालते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो जो मॉलिक्यूलर मास वाली जो प्रॉपर्टी है, वेट वाली जो प्रॉपर्टी है, उसका मेन यूज होता है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका नंबर मतलब mn निकालो, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो यहां पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से खेलना है, तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करोगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे खेलती है। आपको अगर मान लो कि वेट निकालना है, ये वाला वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो आप क्या करोगे, आप करोगे लाइट स्कैटरिंग और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग करोगे, जो कि मास पे डिपेंड करती है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पे, तो इसलिए इससे क्या आएगा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा। पर अब अगर आपको वही नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हो, ठीक है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर और बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बस, तो जैसा आपको मास निकालना है उसके हिसाब से जो है आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है ना। सो द रेशियो ऑफ द वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसका हम स्पेशल नाम देते हैं, MW अपॉन MN कहलाता है पॉली डिस्पैरिटी इंडेक्स। कभी भी आप पॉलीमर की बात करते हो तो हम हमेशा उसके साथ ये वाला इंडेक्स अटैच करते हैं, और ये इंडेक्स उसके बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो कितने पॉलीमर होते हैं, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं, कुछ नेचुरल पॉलीमर, उनका जो PDI होता है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि वो मोनो डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है, तो उनका PDI होता है यूनिटी, यहां पे ये E नहीं आएगा, ठीक है, वो क्या होता है मोनो डिस्पर्स्ड होता है, तो उनका PDI होता है यूनिटी के बराबर, MW इज इक्वल टू MN। और कुछ जो सिंथेटिक होते हैं वो क्या होते हैं पॉली डिस्पर्स्ड होते हैं, तो सिंथेटिक के लिए PDI किसके बराबर आएगा, वो आएगा ग्रेटर देन 1। बस, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में क्या होता है कि वो हमेशा 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 पॉली डिस्पर्स्ड होते हैं, तो PDI की वैल्यू आएगी मोर देन 1। समझ आई बात, ठीक है। अब यहां पे हम एक कॉमन पॉलीमर्स लेंगे जो अभी तक हमने नहीं लिए हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉमन पॉलीमर्स तो ले चुके हैं, टेफ्लॉन हो गया और डेक्रॉन हो गया वगैरह वगैरह, भांति भांति प्रकार के बहुत ही अलग अलग हमने ले लिए। अब जो बच गए और जो इंपॉर्टेंट है, टेबल आएगी, म्यूजिक चलेगा, याद करो।